हेलो फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको हिंदी शिक्षण विधियाँ पढ़ाऊंगी। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 1। बच्चों की भाषा के आंकलन का सर्वाधिक प्रभावित जो है तरीका है। इसका मतलब क्या है, जो बच्चों को आपने जो भाषा सिखाई है कि वो भाषा बच्चे को कितनी आई है, बच्चे ने उसमें भाषा में कितना वो प्रयोग कर रहा है, कितना वो सही शब्द बोल रहा है, तो उन सब का जो हम आंकलन करेंगे। तो आंकलन करने के सबसे ज़्यादा कौन सा इसमें से प्रभावी तरीका है? ऑप्शन नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर देना। या तो देखो, आप बच्चे से प्रश्न करोगे, प्रश्न करने के बाद जब बच्चे उत्तर देंगे तब आपको पता चलेगा कि बच्चे सही उत्तर दे रहा है नहीं रहा, भाषा का प्रयोग सही कर रहा है नहीं कर रहा है। या तो आप केवल इसी माध्यम से करेंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। इसका मतलब क्या है, या तो आप बच्चे से प्रश्न करोगे और बच्चे जो है उसके बाद ना उत्तर देंगे। दूसरा क्या है, जो पढ़ी गई सामग्री मतलब क्या है, जो आपने मतलब जो पढ़ ली है, जो बच्चों को पढ़ा दी गई है सामग्री, उस पर जो है उनसे प्रतिक्रिया लेंगे, इस बात पर व्यक्त करेंगे। हम खुद उस चैप्टर पर पाठ के बारे में बताएंगे और कुछ बच्चे बताएंगे उसके बारे में। तो आप उनसे पूछेंगे, जब आप उनसे कोई क्वेश्चन या कुछ अर्थ पूछेंगे तो बच्चे उस पाठ के बारे में आपको बताएंगे आप कि इस पाठ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, हमने क्या सीखा, इस पाठ से हमारे को क्या ज्ञान मिलता है। तो या तो हम बच्चों को भाषा का आंकलन केवल इस तरीके से करेंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा है श्रुतलेख, या फिर बच्चों को क्या आप क्या बोलेंगे कि आप ना श्रुतलेख लिखो, आप कॉपी के अंदर श्रुतलेख लिखो। या तो हम उस माध्यम से देखेंगे कि भाषा ठीक लिख रहा है नहीं लिख रहा है। ऑप्शन नंबर 4 है लिखित परीक्षा, या फिर क्या है बच्चों की आप लिखित परीक्षा लोगे। आपको पता है कि बच्चों को जैसे एग्जाम होते हैं, सितंबर में पेपर हुए, दिसंबर में हुए, तो सेमेस्टर जो वाइज जो बच्चों के एग्जाम होते हैं, तो हम उसमें एक प्रश्न पत्र बना देते हैं। फिर हम जब बच्चा उस प्रश्न पत्रों से जब बच्चे के पेपर आते हैं, तो जब बच्चा उसमें उत्तर लिखता है, तो तब हम उसका जब पेपर चेक करते हैं, तब हम देखते हैं कि बच्चे की भाषा का आंकलन तब करते हैं कि बच्चे ने भाषा सही लिखी है नहीं, जो हमने जैसा कक्षा के अंदर हमने पढ़ाया है तो वो कैसा लिखा है उसने। तो इसके अंदर क्या है, इसका जो बिल्कुल जो सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा क्यों ठीक होगा? क्योंकि देखो, इस पर हमने बच्चों से प्रश्न किए और बच्चों ने उत्तर दिए हैं, और जो हमने बच्चों को पढ़ा दिया है उस पर वो प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं कि कैसा चैप्टर था, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, क्या सीखा और उसमें हमें क्या ज्ञान मिलता है। तो उसमें क्या है, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इसके अंदर ना समाहित कर रहा है, अपने बारे में बता रहा है बच्चा। तो हमें वही तो चाहिए जिसके अंदर बच्चा सक्रिय रहे, और पूछते हैं तो बच्चे जो है अपनी प्रतिक्रिया बताते हैं। तो इसका बिल्कुल जो सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर दूसरा है। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? इसका मतलब क्या है कि जो इन सब में से जो भाषा का जो शिक्षण का जो उद्देश्य है वो क्या है? उद्देश्य जो हम भाषा शिक्षण क्यों सिखाना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर 1, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। क्या हम सिर्फ भाषा इसलिए सिखाना चाहते हैं कि बच्चा जो है भाषा सीखते समय ना कोई भी गलतियां ना करे, बिल्कुल जो भी भाषा का प्रयोग करे बिल्कुल सही करे? क्या ऐसा संभव है? देखो, जब तक बच्चा गलतियां नहीं करेगा तब तक तो वो सीखेगा ही नहीं, क्योंकि गलतियों से तो ही पता चलता है कि सही क्या और गलत क्या है। ऑप्शन नंबर दूसरा है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। मतलब क्या है, हम भाषा की बहुत ही बारीकी जो चीज़ें हैं उसके बारे में अच्छी तरीके से बताएं और इतने सौंदर्य बोध मतलब इतने सौंदर्य रूप में बताएं कि बच्चा जो है मतलब समझने की जो क्षमता का उसका जो है विकास हो, वो हतोत्साहित हो इस बात के लिए। ऑप्शन नंबर तीसरा है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। इसका मतलब क्या है, या फिर हम चाहते हैं कि जो मतलब भाषा शिक्षण में केवल वो जो है व्याकरण सीखें, मतलब व्याकरण के नियमों को बिल्कुल रट ले, हम चाहते हैं कि उस पर ही बल दें केवल। ऑप्शन नंबर 4 है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। इसका मतलब क्या है, निजी अनुभव क्या है, बच्चे के जो अपने स्वयं के कोई भी अनुभव है, उस अनुभवों के आधार पर जब वो भाषा का प्रयोग करे। अगर उससे किसी बच्चे ने या किसी टीचर ने कोई बात पूछी है कि आप लेट क्यों आए हो स्कूल में, तो बच्चे ने बताया कि मैं किस कारण मतलब मैं लेट आया हूँ, तो वो आपको मतलब जब बता रहा है तो वो अपनी भाषा का बिल्कुल सही तरीके से आपको प्रयोग कर रहा है, अपनी भाषा को कहीं रुक नहीं रहा, ना तोड़ मोड़ के शब्द बोल रहा है, बिल्कुल सही वाक्य में सही शब्दों का प्रयोग कर रहा है और वो आपको सही जवाब दे रहा है। तो वही तो होता है भाषा का प्रयोग करना। तो यही है कि वो अपने अनुभव, कोई भी अनुभव हो तो उसका वो सृजनशील प्रयोग कर रहा है। भाषा का बिल्कुल मतलब जो स्पष्टीकरण होना चाहिए, स्पष्ट रूप में भाषा का प्रयोग करें। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। हम यही तो चाहते हैं भाई, भाषा शिक्षण का हमारा उद्देश्य क्या है? यही तो है कि बच्चा जो भाषा का प्रयोग करे बिल्कुल सही रूप में करे, कि सामने वाले को उसकी भाषा का जो वो प्रयोग कर रहा है बिल्कुल सही रूप में पता चले कि ये क्या कहना चाहता है और इसका उत्तर क्या है इस बात के लिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो चौथा है बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा,
भाषा के व्याकरण की समझ को, इसका मतलब क्या है, हम भाषा की जो व्याकरण को हम कैसे समझ सकते हैं बच्चों के। ऑप्शन नंबर एक, केवल लघुत्तम प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। लघुत्तम किसे कहते हैं, बहुत छोटे छोटे जो प्रश्न उत्तर होते हैं, हम केवल उनके माध्यम से देखेंगे कि बच्चों के व्याकरण सही है नहीं है। ऑप्शन नंबर दूसरा है, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। निबंधात्मक किसे कहते हैं, जो निबंध के रूप में होते हैं, 50-60 वर्डों के शब्दों के होते हैं, केवल हम उन उत्तरों को देखकर ही हम आंक सकते हैं कि ये व्याकरण सही कर रहा है नहीं कर रहा है, बच्चे ने सही शब्दों में लिखा है नहीं लिखा है। ऑप्शन नंबर 3 है, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। संदर्भ परक क्या है, जो मतलब उस संदर्भ में जो बच्चे ने उत्तर लिखे हैं किसी भी विषय से रिलेटेड संबंध में, तो हम केवल उनके उत्तरों को देखकर हम आंक सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। वस्तुनिष्ठ मतलब क्या होता है, जैसे किसी वस्तु से है कि इसके बारे में, जैसे समझ लो कोई पेड़ पौधों का कोई वस्तु है, उसके बारे में हमें बताना है बच्चे को, तो मतलब एक वस्तुनिष्ठ उसके बारे में वो लिख रहा है केवल सारे कि इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर ये होता है, उसके बारे में 5-7 बच्चे ने शब्द लिखे हैं, लाइनें लिखी है, तो हम केवल उन वाले प्रश्नों के उत्तरों को देखकर हम मतलब आंक सकते हैं कि ये बच्चे ने व्याकरण सही किया है या नहीं किया है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा है। क्यों, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा निबंधात्मक में ही देख सकते हैं। क्यों, निबंधात्मक के अंदर बहुत बड़े बड़े उत्तर होते हैं, तो उसके अंदर बच्चा अच्छी तरीके से शब्दों का यूज़ करेगा, तो हम उसकी व्याकरण को देख सकते हैं कि बच्चे ने शब्दों के अंदर व्याकरण का सही प्रयोग कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर चौथा, बच्चों के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को, इसका मतलब क्या है कि जो बच्चों की जो घर की भाषा होती है और बच्चे की जो है विद्यालय की जो भाषा होती है, उसके जो बीच के जो मतलब दोनों का जो संबंध होता है, तो उसको हम कैसे कैसे देखेंगे उसकी भाषा को। ऑप्शन नंबर एक, कठोरता से देखना चाहिए, क्या हम बहुत कठोर रूप में देखेंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा है, उपेक्षित करना चाहिए। उपेक्षित मतलब क्या होता है, जैसे कि हम उसकी भाषा पे ध्यान ही ना देंगे, हम उसको मतलब इग्नोर करेंगे कि हमें मतलब इसकी भाषा से कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा, उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए, या फिर हम उसकी मतलब विविधता मतलब किसे कहते हैं, अलग अलग। आपकी एक मतलब कक्षा के अंदर जो बच्चे हैं अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, तो वो क्या है विभिन्न है, तो उनकी भाषा मातृभाषा बिल्कुल अलग अलग है। तो हम क्या है, हमें पता है कि वो अलग अलग जगह से आए, तो हमें क्या है उसकी विविधता और उसका लचीलेपन को, कि इस बच्चे को ये इसकी मातृभाषा ये है, तो हमें क्या है उसके साथ ही उसे देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है, यह समाप्त कर देना चाहिए, या फिर हम उसकी भाषा को जो है विभिन्न जगह से जो आया उसको समाप्त कर दे। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा क्यों सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसलिए सही है क्योंकि हमें जो उसकी विविधता और लचीलेपन को जो है हमें देखना चाहिए। हमें पता है कि हमें उस बच्चे के, वो बच्चा अलग उससे आया है, तो हमें उसके साथ ना एक लचीलेपन से ही व्यवहार करना चाहिए और उसकी विविधता को हमें अपना लेना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5वां, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। इसका मतलब क्या है, हिंदी भाषा का जो शिक्षण का जो उद्देश्य है वो क्या है, उद्देश्य है, एक मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर एक, भाषा का ज्ञान देना। क्या सिर्फ हम हिंदी भाषा का जो शिक्षण पढ़ाना चाहते हैं वो कारण क्या है, क्या सिर्फ हम भाषा का ज्ञान देना चाहते हैं कि बच्चों को भाषा अच्छी तरीके से आएगी, उसकी पकड़ भाषा के ऊपर होगी, तभी वो अपनी बात को बता सकता है और दूसरे की बात को समझकर उत्तर दे सकता है। ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रश्न पूछने और अपनी बात कहने का अवसर देना, या फिर ये है कि हम केवल प्रश्न पूछ सके और अपनी बात को उसको कहने का मतलब अवसर मिल सके। केवल हम भाषा का शिक्षण, ये कारण है कि हम भाषा का शिक्षण इसलिए देना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ करना, या फिर क्या मौन पठन किसे कहते हैं, जो चुप रह के होते हैं, जिसके अंदर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती और चुपचाप रह के जो है वो पठन करते हैं, या फिर उस मौन पठन उसने कर लिया, उसके बाद वो शब्दार्थ जो है पाठ में वो मतलब पूछे, ये उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 4 है, व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराना, या फिर क्या है जो व्याकरण के जो नियम है बिल्कुल कंठस्थ मतलब बिल्कुल क्रम से जो हम इसको बिल्कुल याद करवा दें बच्चे के। पर हमारा इनमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसमें सबसे सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्यों, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो है भाषा का ज्ञान देना। भाई हम भाषा जो पढ़ा रहे हैं वो क्यों पढ़ा रहे हैं, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं क्योंकि बच्चों को भाषा का ज्ञान हो, वो अपनी भाषा को बिल्कुल सही रूप में प्रयोग कर सके और दूसरे की भाषा को समझ सके और अपनी भाषा में वो सामने वाले को जवाब दे सके। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही है।
प्रश्न नंबर 6, भाषा शिक्षक के रूप में आप मतलब क्या है, अगर आप एक भाषा का शिक्षक हैं आप, तो इसके रूप में आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर 1, पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे। क्या आप सिर्फ ओनली एक पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे कि जो भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है। ऑप्शन नंबर दूसरा है प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, या फिर आप प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा है ड्राइंग बनवाएंगे, या फिर उनसे मतलब बच्चों से ड्राइंग बनवाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। इसका मतलब क्या है भाई, बच्चों को हम इतने बच्चों को रुचिकर तरीके से बताएंगे कि बच्चा ना उत्सुक होए अपनी बात को बताने को, और अपने विचार बताने को, और अपने अनुभव बताने को। क्योंकि देखो, जब बच्चा कक्षा के अंदर अपने अनुभव बताएगा, अपने विचार बताएगा, तो वो क्या करेगा, भाषा का प्रयोग करेगा। और आपने वही तो देखना है कि बच्चा बोल कैसे रहा है, बच्चा भाषा का प्रयोग कैसे कर रहा है, व्याकरण कितना सही बता रहा है। क्योंकि देखो, जब तक बच्चा बोलेगा नहीं, जब तक वो बच्चे अपने अनुभव नहीं बताएगा, तब तक आप नहीं समझ सकते। क्योंकि एक शिक्षक होने का, हम शिक्षक अगर कक्षा के अंदर हम पढ़ाते हैं, अगर हम 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों से हम 50 अगर क्वेश्चन करते हैं तो बच्चे 50 ही आंसर देते हैं। तो हमें उससे पता चल जाता है कि बच्चा क्या बताना चाहता है, दूसरा बच्चा क्या बताना चाहता है, और वो भाषा का प्रयोग कैसे करता है, और वो सही उसका आंसर है या नहीं है, और वो अपनी बात कह पा रहा है नहीं कह पा रहा, और वो उसने भाषा को कितना सीखा है। तो हम केवल उसके बोलने पर ही पता कर सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर आपको शिक्षक हो और आप सिर्फ सिखाते जा रहे हो, पढ़ाई जा रहे हो, बच्चों से आपने कुछ पूछा ही नहीं है, तो बच्चों आपको पता कैसे चलेगा कि बच्चे ने सही बता रहा है नहीं बता रहा है, बच्चा कितना सीख रहा है। क्योंकि जब तक बच्चा बोलेगा नहीं, तब तक आप पता नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या है, कक्षा के अंदर हमेशा जब भी होता है, हम हमेशा ऐसे कोई टॉपिक लेते हैं, ऐसे विषय लेते हैं जिससे बच्चे जो है अपने विचार बताएं और अपने जो है अनुभवों को बताएं। इसलिए छोटे बच्चों से हम हमेशा ना बातचीत के माध्यम से, खेल विधि से ज़्यादा करवाते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा ना खेल खेल में और अपने विचारों को बताता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो 4 है ना, बिल्कुल सही है। तो इसका 4 जो है, ऑप्शन नंबर 4 जो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7वां, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो पाठ्य पुस्तक जो होती है उसके अंदर जो है भाषा की, उसके अंदर कौन सी रचनाएं, कैसी रचनाएं होनी चाहिए। देखो, जब छोटे बच्चों की जो पाठ्य पुस्तक होती है भाषा की होती है, तो हम हमेशा ऐसी रचनाएं रखते हैं जो बच्चों से संबंधित हो, जिससे बच्चे को रुचि हो, बच्चे को पुस्तक देखने में रुचि आए, बच्चे को पढ़ने में आए। मतलब उसमें कविताएं भी ऐसी होती है और उसके अंदर कहानियाँ भी ऐसी होती है जो बच्चों को रुचि दे। ये नहीं है कि बच्चों को पढ़ के नीरस आने लगे, वो मतलब एक निरसता का अनुभव करने लग जाए, और ना बिल्कुल मौन रह के कि आप पढ़ा रहे तो वो देख रहे हैं, नहीं। जिससे बच्चे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे और बच्चे ने खुद से खुद जवाब दे। तो इसका ऑप्शन नंबर है केवल कहानी और कविता है। क्या सिर्फ ओनली कहानियाँ ही और कविता ही हो उसकी मतलब पाठ्य पुस्तक में। ऑप्शन नंबर दूसरा है विदेशी साहित्य की रचनाएं, या फिर क्या है विदेशों की जो साहित्य की जो रचनाएं होती है केवल वो हो। ऑप्शन नंबर 30 है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिन्हें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। इसका मतलब क्या है, अगर आप उसके अंदर रचनाएं जो ऐसे रखोगे जो बच्चे के परिवेश है, जैसे बच्चा जिस परिवेश से आए ना वहीं के आसपास की रखोगे, और वो रचनाएं हों, और क्या है उसमें अलग अलग छटाएं हों, मतलब अलग अलग तरीके से भाषा का प्रयोग किया गया है। क्योंकि देखो, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य बच्चों को सिखाना है, उनका विकास करना है। ऑप्शन नंबर चौथा है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्य पर आधारित हो, या फिर क्या है आप जो मतलब पढ़ा रहे हो वो ना उसमें जो रचनाएं हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जो है बिल्कुल क्या है मूल्यवान हो, मतलब बिल्कुल सही हो और जो ज्ञान अर्जित हो। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। क्यों? क्योंकि देखो, जो अगर हम रचनाएं जो करेंगे पाठ्य पुस्तक में, वो बच्चों के लिए तो करेंगे, तो वो बच्चों से ही संबंधित होनी चाहिए। और बच्चों से कैसे संबंधित होगी, जो बच्चे के आस परिवेश से हो, जो उसके घर परिवेश से हो, या बच्चे के मतलब ना जहाँ इस परिवेश से वो आता है वहीं का ही हो, तो वो भाषा का यूज़ किया गया तो बच्चा बहुत रुचिपूर्ण रूप से पढ़ेगा उसको। तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। मतलब क्या है कि जो बच्चे को मतलब हम जो मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं जो मुंह से बोलता है, उसका विकास करने के लिए कि बच्चों का जो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने सबसे कम उपयोगी क्या चीज़ तरीका है। ऑप्शन नंबर 1 संवाद अदायगी, या तो बस संवाद कैसे करते हैं, जो बातचीत होती है दो के बीच में संवाद होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे होता है ना कि राजा ने ये बोला है, फिर दूसरा संवाद आता है कि मंत्री ने ये बोला है, फिर तीसरा संवाद आया सिपाही ने ये बोला है।
और ऑप्शन नंबर दूसरा है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, या फिर क्या है व्याकरण से संबंधित जो है आप मतलब उसमें आधारित संरचना बता रहे हो व्याकरण में कि ये होना चाहिए, इसका उपसर्ग ये, यहाँ विसर्ग बिंदु होना चाहिए, यहाँ पे प्लस का आना चाहिए, यहाँ पे हलंत आना चाहिए, यहाँ पे जो विसर्ग लगानी चाहिए, ये क्या व्याकरण आधारित संरचना है। ऑप्शन नंबर तीसरा है अपने अनुभवों का वर्णन, या फिर आप ये बच्चे मौखिक अभिव्यक्ति के अंदर कहोगे कि ये बच्चा अपने अनुभवों को बोले, कि वो जितना बच्चा अपने अनुभवों को बोलेगा वो उतना सीखेगा। ऑप्शन नंबर 4 है बातचीत करना, या फिर क्या है बातचीत करना। तो देखो इसमें जो है ना उसने क्वेश्चन के अंदर पूछा है कम प्रभावित हो, मतलब उसने नेगेटिव पूछा है। बाकी के देखो उसमें 3 ऑप्शन पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है 3 जो ऑप्शन है वो ऐसे ऑप्शन है जिसमें बच्चे की भाषा का मौखिक विकास होता है, लेकिन इसमें किसमें ज़्यादातर मौखिक का विकास नहीं होता, वो होता है ऑप्शन नंबर दूसरे में। तो इसका जो है सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, क्योंकि देखो व्याकरण के अंदर बच्चा क्या बोलेगा, व्याकरण के अंदर तो बच्चा सिर्फ एक याद रखेगा उस चीज़ को, लेकिन उसके अंदर मौखिक अभिव्यक्ति थोड़ी ना आएगी। मौखिक अभिव्यक्ति तो बातचीत करने से, संवाद करने से, अपने अनुभव को बताने से आती है। तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन को जब भी आप ना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो हमेशा ये देखना कि उसने नेगेटिव तो नहीं पूछा है, क्योंकि देखो उसके अंदर 3 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9वां, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, इसका मतलब क्या है, दृष्टिबाधित किसे कहते हैं, दृष्टिबाधित हम उन बच्चों को बोलते हैं जो बच्चे देख नहीं सकते हैं। तो उनमें क्या है, उनका नज़र का दोष होता है, वो देख नहीं सकते हैं लेकिन वो सुन सकते हैं, सब कुछ उनमें सही होता है, बस केवल वो देख नहीं सकते होते हैं। तो अगर हम उन बच्चों को, अगर वो हमारी कक्षा के अंदर वो बच्चे हैं, तो हम जब भाषा सिखाएंगे तो उस समय हम क्या कर सकते हैं। देखो जब हम एक टीचर हैं, अगर हम टीचर के अंदर जब 50 बच्चे हैं तो उसमें सब तरीके के बच्चे हैं, क्योंकि देखो समावेश क्लास जो होती है उसमें सब तरीके के बच्चे होते हैं। उसमें ब्लाइंड बच्चा भी बैठेगा, दृष्टिबाधित भी बैठेगा, मेंटल रिटार्डेशन का भी बैठेगा, हैंडीकैप बच्चा भी बैठेगा, और उसके अंदर थोड़ा हियरिंग कम सुनने वाला बच्चे, सब तरीके के बच्चे बैठेंगे। लेकिन क्या है, आपको जब आप एक भाषा के शिक्षक हैं और आपको पढ़ाना है उन सब बच्चों को, तो आप हमेशा ऐसे तरीके का अपनाओगे जो सभी बच्चों को समझ आए और सभी बच्चों के लिए ही सही हो। ये नहीं है कि केवल आप आगे के 10 बच्चों के साथ पढ़ा रहे हो और पीछे के बच्चों को पता ही नहीं है, या ये जो बच्चे हैंडीकैप है या फिर दृष्टिबाधित है तो उन बच्चों को कुछ पता ही नहीं है। और आप, क्योंकि आप शिक्षक हो, आपके लिए तो सब बच्चे बराबर है, आपके लिए कोई बच्चा अगर कोई दृष्टिबाधित है तो क्या है, तो वो स्टूडेंट ही आपका बच्चा है, वो भी आपकी कक्षा का। तो आपको सबके साथ एक जैसा बिल्कुल बर्ताव करना है। उनको कभी भी किसी भी बच्चे को ये रियलाइजेशन नहीं होना चाहिए कि हाँ ये मतलब कि स्पेशल बच्चा है, नहीं, वो भी एक आम बच्चों की तरह है। तो आप उसमें क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 1, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना। आपको क्या है, मौखिक भाषा का प्रयोग करना है, क्योंकि देखो जब आप मौखिक भाषा का प्रयोग करोगे तो वो बच्चे को, दृष्टिबाधित बच्चा भी सुन सकता है, क्योंकि देखो वो सुनकर ही आपको प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। वो आपने प्रश्न करोगे तो वो आपको उत्तर देगा। तो इसलिए क्या है, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर दूसरा है, उन्हें कक्षा में अलग बैठना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। या फिर आप ये करोगे कि भाई दृष्टिबाधित बच्चा है, ये उसको अलग कक्षा में बिठाया जाएगा और फिर जिससे उस पर विशेष ध्यान देंगे। नहीं, आपके अंदर कक्षा के अंदर सभी बच्चे समान रूप से हैं। आपके पास जो भी बच्चा पढ़ने के लिए आएगा वो आपका छात्र है। आप उसके साथ कभी भी किसी भी बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना कि वो एक अलग है, नहीं, वो समान है। आपके लिए समानता सबसे पहला जो है बच्चे का सभी समानता का वो है, सभी बच्चे समान है। ऑप्शन नंबर तीसरा, उन्हें विविध भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। या फिर क्या है, उन बच्चों को जो है दृष्टिबाधित है उनको कोई भाषा के जो गतिविधियाँ हैं उनमें हम शामिल ही नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 है, कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाता है। या फिर क्या है, बहुत कम मतलब पाठ वाली जो पुस्तक होगी उसका निर्माण करें, जिससे कि बच्चा जो है कम पाठों वाली ना कर ले, मतलब पढ़ ले वो आसानी से। नहीं, इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्यों ऑप्शन नंबर 1 इसलिए सही है क्योंकि देखो जब दृष्टिबाधित बच्चा है वो सुन तो सकता है, बोल तो सकता है, तो हमारा उद्देश्य क्या है, जब हमने क्या कहते हैं कक्षा के अंदर कुछ भी बताया और बच्चे ने सुन लिया और उसके बाद जब आपने प्रश्न किया उसने आपको उत्तर दे दिया और अपने अनुभव भी बता रहा है, और जो उसको समझ नहीं भी आया वो तब भी आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आप उसका उत्तर दे रहे हो। तो बस आपको बच्चे को बताना ही तो है और आपको बच्चे को समझाना है और प्लस बच्चे को क्या है, उसका विकास करना है, यही तो उद्देश्य है। तो इसलिए क्या है, आप दृष्टिबाधित बच्चे को पढ़ाने के लिए अधिक से अधिक मौखिक भाषा का करोगे, क्योंकि देखो ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ लिखोगे वो बच्चा नहीं देख सकता, लेकिन क्या सुन तो सकता है ना। तो इसलिए आपको हमेशा कक्षा के अंदर सभी बच्चे आपके लिए समान रूप से है, क्योंकि एक सफल शिक्षक वही है जिसके लिए कोई भी छात्र उसके पास पढ़ने आएगा तो वो सिर्फ उसका छात्र है, उसको सिर्फ ये नहीं है कि वो दृष्टिबाधित बच्चा है या फिर ये बच्चा हैंडीकैप है, नहीं, वो छात्र है, वो आपके लिए स्टूडेंट है। आपका एक अच्छा सफल शिक्षक वही होता है जिसके लिए सभी बच्चे जो है समान होते हैं। इसका पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है।
प्रश्न नंबर 10, बहुभाषिकता। बहुभाषिकता किसे कहते हैं? जिसके अंदर बहुत सी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, वहाँ होती है बहुभाषिकता। ऑप्शन नंबर 1, भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है। जब देखो आपकी कक्षा में बहुत सी ज़्यादा भाषा बोलने वाले जो बच्चे होंगे तो क्या है, भाषा सिखाने में ना जो है बाधा उत्पन्न करेंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा है, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। इसका मतलब क्या है, जो भाषा की जो समृद्धि मतलब जो भाषा की जो विकास होता है उसको क्या है, खतरे में डालती है। ऑप्शन नंबर तीसरा है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, या फिर क्या है, भाषा को जो सीखने में क्या है वो एक ना बाधा उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर चौथा है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और जो है इसका मतलब क्या है कि बहुभाषिकता, अगर बहुत सारी भाषाओं वाले जो बच्चे होंगे और आप उसमें एक भाषा सिखा रहे हो तो उसमें क्या है, वो एक महत्वपूर्ण जो है संसाधन होगी। क्यों? क्योंकि देखो बहुत सी भाषा के जो बच्चे होंगे तो क्या है, एक आप भाषा सिखा रहे हो तो उसमें क्या है, बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा। क्योंकि जब बहुत सी भाषा होगी, बच्चे आपस में खेलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे तो उन्हें नई नई भाषा का प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। और जब बहुत सारी भाषाओं को सीखेंगे बच्चे, और जब आप भाषा सिखा रहे हैं तो उसमें क्या है, और इतना महत्वपूर्ण संसाधन बनेगा ये कि मतलब बच्चे भाषा सीखने में ना बहुत ही ज़्यादा ना उनको जो है रुचि पड़ने लगेगा और वो रुचि से मतलब भाषा को सीखेंगे। इसलिए क्या है, इसका जो ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। क्यों? बहुभाषिकता जो है मतलब भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन का काम करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी।